कि हमने चैप्टर का आगाज सॉरी बल्कि एक टॉपिक का आगाज किया था। अपना टॉपिक का नाम था डाटा वेयरहाउस। हमने काफी कोशिश करके डाटा वेयरहाउस का बुनियादी मकसद समझने की पूरी कोशिश की थी, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर समझ में आ गया, समझ पूरे चैप्टर पे आपका कंट्रोल भी मजबूत हो जाएगा। अगर कल का लेक्चर अच्छी तरह तैयार है, क्योंकि आज जो भी पढ़ना है उसी की रोशनी में पढ़ना है। मैं जल्दी से रिवाइज कर सकता हूं कि डाटा वेयरहाउस एक ऐसी प्लेस है जहां पर कई सोर्सेज से डाटा इकट्ठा हो सकता है, होता है, और वो तमाम के तमाम सोर्सेज से डाटा इकट्ठा होकर एक ह्यूज डाटा बन जाता है। और मैंने इसको लिंक किया था डाटा बिग डाटा के साथ, यानी ये बिग डाटा बन जाता है क्योंकि इसमें वैरायटी भी होती है, इसमें आपके पास बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी होता है, और अब इस डाटा के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए वेलोसिटी की जरूरत है। जब वेलोसिटी का आएगा तो इंशाल्लाह मैं चैप्टर 9 में दोबारा बात करूंगा, इस मौजूद पर अभी नहीं। लेकिन अभी फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि डाटा को देखने के लिए, उसको और मजीद फ्रूटफुल बनाने के लिए, इदारे के लिए मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लैब भी इस्तेमाल किया जाता है, पावर बीआई भी इस्तेमाल किया जाता है, और अदर एनालिटिकल सॉफ्टवेयर का एक्सेल भी इस्तेमाल किया जाता है। आप यूं समझ लीजिए कि बिग डाटा वेयरहाउस एक बहुत बड़ा समंदर है डाटा का। तो जैसे समंदर से कोई शख्स थोड़ा पानी लेकर उसे वजू कर ले तो समंदर में क्या फर्क पड़ता है। तो लेकिन उस इंफॉर्मेशन को वहां से हासिल करना ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए। अब ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से यहां से उठाई जाएगी और बाकी सारा डाटा कैसे पढ़ाया जाएगा। ये काम करने के लिए कोई भी टूल इस्तेमाल होता है, पावर बीआई इस्तेमाल होता है, तो लैब का टूल, लैब के में कोई शामिल नहीं है, बस आपने नाम याद रखना है। तो लैब इज वन ऑफ द टूल व्हिच कलेक्ट डाटा फ्रॉम डाटा वेयरहाउस फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। जबकि पावर बीआई मैंने कहा विभिन्न कोर्स नहीं है, लेकिन पावर बीआई एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन पावर बीआई छोटे लेवल पे काम करता है, लैब बड़े लेवल पे काम करता है। इसी तरह एक्सेल भी है, एक्सेल साथ ही काम होता है, हत्ता कि आप खुद वहां पे डाटा कॉपी करके वर्ड की फाइल लाके पेस्ट भी करते हैं। तो ये कंटेंट आएगा इंशाल्लाह, अभी आने वाला है। उसके बाद डाटाबेस वेयरहाउस का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो बात आपके सामने वाजिब हो जाएगी। यहां पे बात, तो ये बच्चे हमारे सिस्टम कहलाता है डाटा वेयरहाउस। अब चलते हैं डाटा वेयरहाउस की डेफिनेशन के बाद डाटा वेयरहाउस के एडवांटेजेस कि अगर आपके इदारे ने इतना पैसा खर्च करके, ये बात करते हैं आप समझ में आ गया। जब भी डाटा वेयरहाउस बनेगा दो बड़े खर्चे हैं, एक्सपर्ट एंड टेक्नोलॉजी कॉस्ट, और ये दोनों के साथ आपको खर्चा करना है। ये टाइम तो शायद नहीं सारी चीजें हैं, ज्यादा चीजें दो चीजें हैं। एक तो हाई एक्सपर्ट आम बंदा काम करता है, इसलिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हाई एक्सपर्ट पीपल चाहिए होते हैं, और दूसरा इसके लिए आपको चाहिए एक टेक्नोलॉजी, स्पेशली स्पेस के लिए आपको अच्छी बड़ी हार्ड चाहिए, स्टोरेज स्पेस चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको जो है इस काम के लिए कॉस्ट ऐड होनी है। तो कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर, कॉस्ट ऑफ एक्सपर्ट, ये डिसएडवांटेज आपको निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं किताब में हमें क्या क्या बात बताई है, हम उसके मुताबिक कुछ बातें करते हैं। और दूसरी बात करने का मकसद ये होता है कि एग्जाम के अंदर अल्लाह करे कभी जिंदगी में ऐसा सवाल सामने आ जाए जो हमने शायद पढ़ना भूल गए हैं, याद नहीं रहा, तो हमारे अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसका पूरा वैलिड पॉइंट खुद आइडेंटिफाई कर सकें। ये एक टेक्निक होती है, और ये बार-बार चीजों को पढ़ने के बाद खुद ब खुद ये टेक्निक डेवलप होना शुरू हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट एडवांटेज सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। इससे क्या बात है, वो कहता है कि सारा डाटा एक ही जगह पर है, और आपको मालूम है कि यहां डाटा रिलायबल भी है, एक्यूरेट भी है, कंसिस्टेंट भी है, और रिलायबल भी है, कंप्लीट भी है। तो चारों खूबियां मौजूद है। तो कहता है एक ही जगह है जहां से आपको सच्चा डाटा मिल सकता है, यानी सबसे यहां बात क्या है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन विदाउट एनी एरर। ये सबसे बड़ा फायदा है। बल्कि आपको इल्म होगा कि अगर इस डाटा वेयरहाउस में डाटा पीछे डाटाबेस से आया है तो सिक्योरिटी लेवल 2 लगा हुआ है। कहां लगा हुआ है? पहले डीबीएमएस से फिल्टर लगा के डाटाबेस में डाटा स्टोर करवाया था, और वहां से आगे ईटीएल ने फिर दोबारा उस डाटा पर एक और सिक्योरिटी लगाई थी। 2 दफा डाटा फिल्टर हुआ है, 2 दफा। तो यहां जाओ तो पैर उतना मजीद कम होगा। और क्यों? सो इंटरनेट डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्स, वो कहता है ईआरपी से भी डाटा आ सकता है, सीआरएम से भी आ सकता है, वेबसाइट से भी आ सकता है, इनटू कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ओनली वन फॉर्मेट देयर। यानी पीछे डाटा जैसे मर्जी आए, आगे जाके सारा का सारा डाटा एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। और क्यों? तो ये पहला कंटेंट है बच्चे सही। दूसरा, इंप्रूव बिजनेस इंटेलिजेंस। ये क्या कहना बच्चे, क्योंकि ये डाटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत ही वसी पैमाने पर है, इस पर मल्टीपल ऑपरेशन करके मल्टीपल रिपोर्ट जनरेट की जा सकती है। और मल्टीपल रिपोर्ट जनरेट करना क्या है? बिजनेस इंटेलिजेंस। ये कल भी मैं एग्जांपल दी थी कि किस तरह से इस डाटा से ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुख्तलिफ तरह की डिसीजन मेकिंग रिपोर्ट जनरेट की जा सकती है। तो इनेबल कॉम्प्लेक्स क्वेरीज एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस। व्हेन हिस्टोरिकल एनालिसिस अब बताते हैं हर साल का डाटा अलग-अलग है। 2009 में क्या हुआ था, 7 में क्या था, 6 में क्या था, 5 में क्या था, क्योंकि डाटा की हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को मेंटेन रखता है। To identify plan and make informed decision, high performance, optimize for read, access, and so analytical queries don't slow down operational system. क्योंकि डाटा की एक्सेस बहुत आसान है, डाटा क्योंकि कंप्लीट भी है, रिलायबल भी है, तो सिर्फ इस्तेमाल करके अपनी मर्जी से कोई नया रूप देना है, तो कहता है कि इस वजह से आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत तेज रहती है, यानी जल्दी से रिपोर्ट जनरेट करने में मदद कर सकता है। मैंने कल बताया, बच्चे पढ़ने के बाद लगता है कि शायद डाटा वेयरहाउस रिपोर्ट बनाना है, डाटा वेयरहाउस रिपोर्ट नहीं बनाता। डाटा वेयरहाउस में रिपोर्ट बनाने के लिए डाटा फराहम करना है, प्रेजेंटेशन ले मेरे सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करेंगे, वो सॉफ्टवेयर रिपोर्ट बनाएगा, डाटा वेयरहाउस रिपोर्ट नहीं बनाता। हमने पढ़ा किसी डेफिनेशन में कि ये एक स्टोरी प्लेस है बस, और प्रोसेसिंग हो सकती है, लेकिन कौन सी प्रोसेसिंग? प्रेजेंटेशन की प्रोसेसिंग नहीं होती, डाटा की कैटेगराइजेशन की प्रोसेसिंग होती है। किसको कहा है हिस्टोरिकल डाटा से मैनेज करना है, उसकी अंदर की प्रोसेसिंग है, ये बाहर की प्रोसेसिंग नहीं है। बाहर की प्रोसेसिंग हमेशा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर करेगा। कौन करेगा? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो इंशाल्लाह हम अभी तक पहुंचने वाले हैं आर्किटेक्चर पर, जब आर्किटेक्चर पर पहुंचेंगे तो फिर हम बात डिस्कस करेंगे। Data quality and consistency. The data is clean and transformed during the load processing (ETL), leading to reliable reporting. यानी अब ये डाटा आपका इतना एक्यूरेट है, रिलायबल है कि आप इसे जो भी रिपोर्ट बनाएंगे उसमें रॉन्ग डाटा शामिल नहीं होगा। डिसएडवांटेज, पहला पॉइंट भी आगे जब बात आगाज किया था, हाई कॉस्ट एंड फिर डाटा जब बहुत ह्यूज पैमाने पर होता है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। ये बात तो कंफर्म है। आप अपने एक कमरे के अंदर सामान एक्स्ट्रा रखना कर दें तो कमरे के अंदर सामान ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन आप चाहे जितनी मर्जी तरतीब से रख लें, लेकिन सामान की क्वांटिटी बढ़ती है तो उस चीज को ढूंढना कभी आसान नहीं होता। तो सोचिए जहां पर आपके पास हजारों नहीं करोड़ों बल्कि अरबों खरबों कॉस्ट पड़ी हुई है, डाटा की मुफ्त हालत पड़ी हुई है, वहां से काम का डाटा निकालना इतना आसान कभी नहीं हो सकता। तो कॉस्ट भी है और कॉम्प्लेक्सिटी भी है। भाई कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से डाटा का साइज है, असल डाटा का साइज। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द डाटा वेयरहाउस रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्पेशलाइज्ड पर्सन, डाटा इंजीनियर एंड आर्किटेक्चर। टाइम कंज्यूमिंग, देखिए मुझे डाटा में टाइम मैनेज करने में, ये तो मैनेज करने में वक्त लगेगा। मुझे सर्चिंग में मैंने आपसे कहा थोड़ी पहले, आपने 2 चीजों में से एक चीज सर्च करनी है, लंबा लगेगा। आपने 10,000 चीजों से एक चीज सर्च करनी है, चाहे जितना मर्जी तेज कंप्यूटर हो, आपके 2 के मुकाबले में 10 लाख रिजल्ट आएगा ना, कुछ टाइम तो लगेगा, चाहे 1 नैनो सेकंड लगे, चाहे 2 सेकंड लगे, चाहे 3 सेकंड लगे, लेकिन कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम टेकिंग होगा। ये बेसिकली असल न्यूज़ है जो कंपेयर करता है डाटाबेस के साथ। डाटाबेस में पड़े हुए 1 लाख रिकॉर्ड और डाटा वेयरहाउस में स्टोर रिकॉर्ड। मुझे आखिर कंप्यूटर ये भी करना है कि कंप्यूटर सर्चिंग में फाइल डाटा ले रहा है। जब आप इसको सिंपल क्वेरी लिखेंगे कि फाइल डाटा लेगा तो कोई इंडस्ट्री को डाटा ले आएगा, लेकिन जब आप उसको जॉइन की कमांड लगा के भेजेंगे, जॉइन कमांड कि उस टेबल से मिला है, 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 तो 4 टेबल में से डाटा सर्चिंग में कुछ टाइम लगेगा। तो ये बेसिकली मुकाबला उसने डाटाबेस का कराया हुआ है, डाटाबेस वेयरहाउस के साथ। The process of designing, building and populating the data warehouse can take months or even years. Inflexibility, once built, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये एक मरतबा आपने डाटा वेयरहाउस का स्ट्रक्चर बना दिया तो इसको मॉडिफाई करना कभी भी आसान नहीं होगा, इतना इजी नहीं होगा। The making structure change to the warehouse schema can be difficult. ये schema हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के काम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास जो है डाटा वेयरहाउस schema आएंगे 4 सबसे 3 स्टार schema है आपके पास स्नोफ्लेक schema है, गैलेक्सी schema है, ये 3 schema है। इन तीनों को हम देखेंगे कि क्या काम करते हैं, कैसे डाटा को मेंटेन करते हैं। Not real time. The traditional data warehouse are often updated in batches. What is this? सबसे अहम बात, ये ऐसा नहीं कर रहा होता कि डाटा आ रहा है, ये साथ कलेक्ट कर रहा है, साथ स्टोर कर रहा है, ऐसे नहीं करता। ये देखिए बच्चे, ये एक डेटाबेस है, ये दूसरी डेटाबेस है, ये तीसरी डेटाबेस है, ये कनेक्टेड है डाटा वेयरहाउस के साथ। ये डाटा वेयरहाउस है और ये डेटाबेस है।
तो ये ऐसा नहीं होता कि डाटा यहाँ अपडेट हो गया, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होती है हर वक्त, ये टाइम अपडेट होती है, इसका टाइम मेंशन होता है। बैच बैच प्रोसेसिंग का परिचय कहां पड़ी थी? पीआरसी फाइल के अंदर टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम में टीबीएस के साथ लिंक करके पड़ी थी। मैं दोबारा सुन ले, ये पढ़ी हुई है मैंने, मुझे नहीं पढ़ी, मुझे दोबारा सुन ले। बैच प्रोसेसिंग से बात होती है कि या तो बैच प्रोसेसिंग में होता है टाइम, या बैच प्रोसेसिंग में होता है एक ग्रुप ऑफ डाटा, ग्रुप ऑफ डाटा। जब तक वो टाइम ना आ जाए या जब तक वो ग्रुप पूरा हो जाए डाटा कभी कंप्लीट, जी मैं ग्रुप के साथ देता हूं, आपने बनानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले भी दिया थी, सारे डाटा का होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टाइम होता है एंड ऑफ द ईयर, फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर को बनी है, तो आप मुमकिन है उसको 4 दिसंबर 5 दिसंबर आज तक प्रिपेयर करना शुरू कर दें, लेकिन जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपके पास पूरे साल का डाटा कंप्लीट होना चाहिए। इसी तरह पेरोल, आपका पेरोल जो होता है वो महीने के इख्तिताम पर बनता है, रोजाना पेपर नहीं होगा। तो अगर आपका महीना फरवरी का है तो 28 दिन के बाद बन जाएगा, अगर लीप ईयर है तो 29 दिन के बाद रिपोर्ट बन जाएगी। अगर आपका महीना 30 दिन का है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सैलरी शीट कितने तरीके होगी 30 दिन, और आपका महीना 31 दिन का है तो 31 दिन बनेगी। इसका मतलब है कि इसी का कहते हैं बैच। याद रखिए बच्चे, यहां पर भी ऐसे काम होता है। यहां इदारे ने अपना एक निजाम बना के रखा होता है, सुनिए ध्यान से। ये डेटाबेस 1 है, ये डेटाबेस 2 है, ये डेटाबेस 3 है। मुमकिन है कंपनी ने निजाम बनाया हुआ है कि डेटाबेस 1 का डाटा डेटाबेस हाउस में रोजाना दोपहर 2 बजे एंटर हुआ करेगा, डेटाबेस 2 का डाटा रोजाना 4 बजे एंटर हुआ करेगा, और डेटाबेस 3 का डाटा 5 बजे एंटर हुआ करेगा। अगर आपने ये कानून बना दिया है तो ये डाटा हर वक्त नहीं आएगा, उसी वक्त आएगा। ये है बेसिकली बैच। और इसी तरह कंप्लीशन ऑफ डाटा में भी मैंने कुछ मिसालें दी हुई है, मैं दोबारा देता हूं। मैंने फोन की एग्जांपल दी थी 042 111 111 112 फोन नंबर, ये फोन नंबर है और यहां हमने फोन करना है। आपने अपने फोन पे मिलाया 042 111 111 111, पर नहीं मिलाया। जब तक आप एंड नहीं मिलाएंगे ये फोन कभी भी प्रोसेसिंग, ये है बेसिकली इस बैच की मिसाल, ग्रुप की मिसाल। तो कभी टाइम पे बेस कर रहा होता है, कभी डाटा की पूरी एक कंप्लीशन पे फोकस करता है। तो याद रखिए बैच किसी भी चीज का बन सकता है। मैंने मिसाल दी टाइम की मिसाल दी है, अब ये दूसरी मिसाल है ग्रुप ऑफ डाटा की कि कौन कौन सा डाटा कंप्लीट होगा तो डाटा अपडेट होगा। और तो ये आसान सी मिसाल है कि जब तक ये तमाम की तमाम चीजें कंप्लीट नहीं होंगी तब तक डाटा प्रोसेसिंग शुरू नहीं की जाएगी। जी बच्चे, तो कहते हैं सो दैट इट इज नॉट व्हाट, ये रियल टाइम पे डाटा स्टोर नहीं करता, ये डाटा स्टोर बैच की बुनियाद पर करता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसके सवाल के आने का चांस बहुत ज्यादा होता है डाटा बैच सॉल्व। अब बच्चे ने कंपेयर करवाया है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को। व्हाट इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग? सॉरी, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग से बात है कि ये रियल टाइम पे काम करेगी और जैसे जैसे डाटा एंटर होता जाएगा वैसे वैसे डाटा प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। तो ये कोई नई चीज आप नहीं पढ़ रहे, ये सब बातें आपने पढ़ी हुई है, बस आप इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना ये आप चैप्टर नंबर 5 और पीआरसी 5 में पढ़ के आ चुके हैं ये सब बातें कि किस तरह से बैच प्रोसेसिंग काम करती है, किस तरह से रियल टाइम प्रोसेसिंग काम करती है। ये रियल टाइम प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर है, लेकिन बच्चे इसकी और टीम आई है। इसका एक मीनिंग है कि बजाय इतना बड़ा डाटा इकट्ठा करके फिर प्रोसेसिंग की जाए, अगर मैं उसी वक्त डाटा वसूल करके उसी वक्त एनालिसिस करूं तो क्या करेगा, वो भी OLTP ही कराएगा। सुनिए बात, यानी खाली रियल टाइम प्रोसेसिंग नहीं है। अ स्मॉल डाटा इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय द पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इमीडिएट एनालिसिस। क्योंकि डाटा वेयरहाउस इमीडिएट एनालिसिस करने के लिए आपको इजाजत नहीं देगा, क्योंकि डाटा कंप्लीट नहीं है। एक बात बताइए, आपको एक ऐसा डाटा एनालाइज करना था आज 12 बजे, जो डाटा डाटाबेस में पड़ा हुआ है, डाटा आया नहीं, तो डाटा वेयरहाउस में आया नहीं, तो आप 2 मिनट इस्तेमाल कर लेंगे, डाटा को नहीं होगा बात नहीं कुछ। तो इसलिए ये बात आपने ख्याल रखनी है कि कुछ चीजें ऐसी होती है ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से कि ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी तरतीब बनाई होती है, लेकिन अचानक ऑर्गेनाइजेशन को जो पेश आ गई, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन उसी डाटा को किसी अपने और सॉफ्टवेयर में डाल के इमीडिएटली प्रोसेसिंग कर लेगी और उसके रिजल्ट प्रोड्यूस कर लेगी। वो भी 100% रिजल्ट नहीं होगा, ये 100% रिजल्ट हाँ, लेकिन एक इमीडिएट रिस्पांस मिल सकता है आपको, इमीडिएट वर्किंग मिल सकती है। हालांकि असल बात तब बनती है जब आपको पूरी हिस्टोरी थ्योरी आपके सामने होती है, एनालिसिस होता है आपके सामने आता। लेकिन ऑनलाइन प्रोसेसिंग सम टाइम आपको इमीडिएट प्रोसेसिंग करने में रोल प्ले करती है। ये है बेसिकली ऑनलाइन प्रोसेसिंग वर्सेस बैच प्रोसेसिंग। तो बैच प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, डाटा कलेक्शन भी होगी, इसमें इमीडिएट डाटा आएगा, इमीडिएट प्रोसेस होगा। ये डेटाबेस के अंदर एप्लीकेशन नहीं हुई, असल में डेटाबेस हाउस को एनालाइज करने के लिए कंपैरिजन करवाया है एक स्टैंडर्ड सिस्टम को। जैसे मेरा लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप कोई डेटाबेस नहीं है, लेकिन मेरे डेटाबेस में इस लैपटॉप में फाइल पड़ी है, मैं इमीडिएटली प्रोसेसिंग करनी है ताकि मैं कुछ रिजल्ट दे सकूं। तो वो कह रहा है कि इस तरह के सिस्टम को आपको OLTP कहते हैं। ये रॉन्ग भी हो, प्रोसेस भी हो, व्हाटएवर, लेकिन मुझे इमीडिएट एनालिसिस करना है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। लेकिन इसमें सारी कंप्लीट डाटा नहीं होगा इसमें पास, यानी वो समझिए पूरी इन्फॉर्मेशन पास, मैं उसी को प्रोसीड कर लेना बस। जबकि डेटाबेस हाउस में कंप्लीट हिस्ट्री पड़ी है 2 लाख 200 100 महीने की, 50 महीने की, 200 महीने की, वो आराम से पूरा कंपेरिजन करके बताएगा। जबकि यहां पर वो सारी कंपेरिजन नहीं कर सकता। OLTP सिस्टम आर डिजाइन टू मैनेज ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड एप्लीकेशन। आप ध्यान से सुनिएगा, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को नॉर्मल सॉफ्टवेयर कहते हैं जो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आ रही है वैसे वैसे उसको प्रोसेस करता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी मीनिंग बनाता जा रहा है। इसमें मोस्टली कंपैरिजन कम होते हैं। फॉर एग्जांपल दे आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर मैनेजिंग अ लार्ज ऑफ शॉर्ट। क्या लार्ज ऑफ शॉर्ट है, बड़े डाटा में से थोड़ा सा डाटा, लार्ज ऑफ शॉर्ट, ये डाटा बड़ा है लेकिन उसमें से थोड़ा सा डाटा लेगा। अटॉमिक ट्रांजैक्शन एक ट्रांजैक्शन पे काम करेगा, इसमें एक ट्रांजैक्शन पे आपको अटॉमिक आपको पता होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन में पढ़ा आपने और इससे पहले ACID में पढ़ा था। तो इंसर्टिंग अपडेटिंग डिलीटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा, नॉट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तो ये कंपैरिजन तो कंप्लीट हो गया कि डाटा वेयरहाउस लार्ज स्केल ऑफ डाटा के साथ खेलता है और LTP स्मॉल डाटा के साथ कंपैरिजन उससे एनालिसिस करता है। तो इसका मतलब है कि ये एनालिसिस वक्ती तौर पर तो काम आ सकता है, लेकिन शायद ऑर्गेनाइजेशन के बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन मीटिंग होती है उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। The primary focus is to fast query processing, data integrity and consistency in multi-access environment. मेन फोकस इसके ऊपर है। मेन फोकस इस एरिया पर है क्योंकि हमें काम तेजी चाहिए, क्योंकि डाटा इंटीग्रेशन तो डाटा वेयरहाउस भी हुई है, डाटा की कंसिस्टेंसी डाटा वेयरहाउस भी हुई है, लेकिन ये वाला डाटा वेयरहाउस नहीं हुआ। इसलिए मेन डिफरेंस ये है, यानी डाटा को जल्दी से आपने कुछ रिस्पांस लेना है कि मैं इमीडिएटली देख लूं कितने से डाटा का रिस्पांस करना है। एक है पूरे सिस्टम का डिफरेंस। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं एक इंस्टीट्यूट का मालिक हूं और मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि एक इंस्टीट्यूट में एक क्लास के अंदर एक टीचर है, उस टीचर की सैलरी फॉर एग्जांपल XYZ है और कितने नंबर स्टूडेंट आए हैं, कितने नंबर स्टूडेंट में से टीचर की सैलरी माइनस करूं, उसका एक कमरे का रेंट महसूस करके मैं खावा कितना अमाउंट मिल है, वो रेंट है, कितना बिजली का बिल आएगा तकरीबन, और ये क्लास अगर 80 दिन चलेगी तो कितना मेरा इस पे बिजली का एक्सपेंस होगा, इमीडिएटली मैं चाहता हूं ये क्लास मेरी फेवर है। ये एक क्लास एनालिसिस है, एक क्लास एनालिसिस। दिस एनालिसिस इज बीइंग परफॉर्म ऑन ऑनलाइन। लेकिन मैं तो पूरी की पूरी डायरेक्ट क्या हो रहा है, हर क्लास में काम कर रही है तो उसको टाइम लगाना पड़ेगा, पूरे सेशन में लगाना पड़ेगा, सेशन के एंड में लगेगा फायदा नुकसान जी।
तो अल्लाह के वली कुछ चीजों की जल्दी होती है, कुछ कामों को जल्दी परफॉर्म करना होता है। सवाल के ऊपर आप सबसे बेहतर ये देखना कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या, किस चीज क्या है। अगर तो आपके पास इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट हो जाएगी, कंप्लीटली आप प्रोसेसिंग करेंगे, तो फिर डेटाबेस की जरूरत है। हमने बात कही है कि डेटाबेस में लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, एक्सेल इस्तेमाल करते हैं, हजार इस्तेमाल होती है, उसकी कुछ वजह होती है, कुछ चीजों को जल्दी से मैनेज करना होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि बताइए लोन लेना है, तो लोन लेने के लिए अगर कंपनी कितनी इन्वेस्टमेंट करे, उसको इतना कर दे, तो कितनी इंस्टॉलमेंट पाओ 30 साल के लिए, तो आप 30 साल की इंस्टॉलमेंट का प्लान होता है कि अगर अपफ्रंट अमाउंट है वो 30% दूंगा, तो बाकी 70% कितने बता दूंगा, अपफ्रंट अमाउंट 20% दूंगा, एक्सेल में प्रोसेसिंग की जरूरत आएगी, वहां ओएलटीपी और जहां डिटेल एनालिसिस की जरूरत आएगी, वहां डेटाबेस या डाटा वेयरहाउस ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। OITP use real time processing system along with batch processing where needed। अब ये दो काम कर सकता है, यानी थोड़ा सा बैच भी काम कर सकता है, थोड़ा सा रियल टाइम भी काम कर सकता है। अब आप इसकी मिसाल सुनेंगे तो ये सब बातें आपको पता है। मैंने एक मिसाल दी थी, आइए मैं वापस आता हूं, एक छोटी सी मिसाल के ऊपर ताकि बात समझ में आ जाए कि एक ही वक्त में रियल भी है, एक ही वक्त में आपके पास ऑनलाइन भी हो रहा है, काम कैसे पॉसिबल है। लुक एट दिस डाटा वेयरहाउस इनिशिएटिव। लुक एट द एग्जांपल ऑफ ATM। ATM card is ATM machine is one of the best example of online transaction processing system। इमीडिएटली ट्रांसफर कीजिए। स्टेप नंबर 1 इंसर्ट कार्ड। देखिए सबसे पहले कार्ड ने मशीन कार्ड रीड करना है, कार्ड रीड करके करना है वैलिडिटी ऑफ डाटा, वैलिडिटी ऑफ कार्ड, ये कार्ड वैलिड है कि इनवैलिड है। जैसे ही कार्ड वैलिड होता है वो आपसे सबसे पहले कहता है एंटर कोड। कहता है भाई बताइए एंटर कोड के अंदर मोस्टली आपके डिजिट 4 होते हैं और सबको याद बात 4 डिजिट होते हैं। आपके बॉस समझदार है, आपने 1 1 करके हम 10 करके बता दें, तो आपकी समझदारी में आपको 10 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, प्रोसेसिंग नहीं करेगा। ये किसकी मिसाल है? बैच की। इसकी मिसाल है ये बैच की मैं बिल रहा हूं, ये वाला काम बैच प्रोसेसिंग हुआ है जी भाई। उसके फौरन बाद जैसे आपने कार्ड एंटर किया आपसे सवाल पूछता है आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट है या आपका अकाउंट करंट अकाउंट है। यहां आप सिर्फ एक क्लिक करते हैं, ये क्या होगा? वन क्लिक, ये है रियल टाइम। ये काम आपने किस पे किया? रियल टाइम पे। तो समझ में आ रही है? अगला स्टेप, उसके फौरन बाद वो आपसे पूछता है कि फास्ट कैश चाहिए या आपने अमाउंट खुद एंटर करनी है। और सुनने बाद मुझे बता मीटिंग में सवाल किया ये सब हुआ है, लेकिन खामोशी ऐसे जिंदगी में दिखा नहीं। तो यहाँ दो ऑप्शन देता है। ऑप्शन नंबर 1 कि क्या आपने फास्ट कैश चाहिए, फास्ट कैश क्या होता है? वो खुद ही अमाउंट बताता है कि 10,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, 6,000 चाहिए, आपके अकाउंट में 500 है, ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती है जी। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि एंटर योर अदर अमाउंट, अदर अमाउंट। यहाँ बताइए आप क्लिक करते हैं या डाटा एंट्री करते हैं, और अभी क्लिक करना है इसको एक क्लिक करना है आपने क्लिक किया, ये भी रियल टाइम। बिल्कुल आपने क्लिक किया अदर अमाउंट, अदर अमाउंट आपको बॉक्स देगा। आपने कहा कितने पैसे? आपने 50,000 आपने 50,000 एंटर किया। अब ये अमाउंट ये है, ये बैग है। और उसके बाद जैसे आपने एंटर किया आपसे पूछता है रसीद चाहिए, रसीद नहीं चाहिए, आपने कहा रसीद नहीं चाहिए, आपने क्लिक किया, ये क्या है? हां, उसके बाद आप ऐसे उसको कर लेते हैं। अब आप ये रियल टाइम बैग भी साथ साथ रियल टाइम इस तरह की होती है। ये आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की सबसे बेहतरीन मिसाल। डाटा वेयरहाउस के साथ अटैच होता है। आपको मालूम है जब आप पैसे वसूल कर लेने हैं, ये डाटा कहां जाना है? ये डाटा सीधा इधर जाना है बाद में वसूल होने के बाद, क्योंकि बैंक है और बैंक के पास डाटा बड़ा डिलीवरी पे होता है। तो अब बैंक का हर काम डाटा वेयरहाउस नहीं हो रहा, अब बैंक का हर काम डाटा वेयरहाउस के थ्रू नहीं हो रहा। बैंक के कुछ काम डाटा वेयरहाउस में हो रहा है, डाटा यूज चाहिए, और कुछ काम ऐसे इमीडिएट चाहिए। और इमीडिएट काम के लिए एक बार एग्जांपल की मशीन की वर्किंग, ये है आपकी ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग का काम। चलो example ये the ATM withdrawal system must quickly update your account balance, record the transaction and update the balance bank ledger in a matter of seconds। second में काम करता है। e-commerce checkout, adding an item to your shopping cart। अब देखिए कौन सा आपके पास आ गया। जब आपके दास के ऊपर और या क्या कहते हैं टीमू के ऊपर या AliExpress के ऊपर किसी भी आपने वहां पर प्रोसेसिंग की, वहां से काम होते हैं। कुछ बैंक में कुछ रिलेटेड है, उसको अप्लाई करते हैं, कुछ आपको टाइपिंग करनी पड़ती है। वहां कहता है एंटर योर एड्रेस, आपको टाइप करना पड़ता है। एंटर अमाउंट, अमाउंट भी आपको सामने और सामने क्यों क्लिक करते हैं। तो हर एक सॉफ्टवेयर का फर्क है। वो कहता है कि आपने ई-कॉमर्स में कुछ खरीदी है, तो आपने अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको चार्ट में शॉपिंग कार्ट में प्रोसेस उसको ऐड किया एंड प्रोसेसिंग पेमेंट एंड अपडेटिंग इन्वेंटरी और ROTP ऑपरेशन। तो इमीडिएटली आपका काम लगभग परफॉर्म हो जाता है। अगर बच्चे यहाँ पे डाटा वेयरहाउस से काम कराएंगे तो डाटा वेयरहाउस बहुत देर लगेगा। पहली बात ये पड़ी है, डाटा वेयरहाउस चलता ही बैच होता है और बैच में मोस्टली टाइम सेटिंग होती है, तो वो डाटा अवेलेबल नहीं है तो काम करेगा कैसे। लेकिन ये काम आपने करना है तेजी के साथ, आपको OT LTP लोकेशन आएगी, OITP के अंदर। हाँ हाँ, बेशुमार हजारों फिर असल में ये क्या कर रहा है, ये इस वक्त इन दोनों को मिला लिया, मैंने मिला दिया सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये इस वक्त दोनों को एज कंपैरेटर ले रहा है कि डाटा वेयरहाउस के साथ काम करना और OITP में काम करना फर्क है। इस वक्त कंपैरिजन कर रहा है और एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में कंपैरिजन पॉइंट से आएगा, क्योंकि इस वक्त उसका ऑब्जेक्टिव आपको OITP पढ़ाना है ही नहीं। ये तो ये बता रहा है कि ये OITP है कि डाटा वेयरहाउस का लैकिंग एरिया है। अगर इस तरह काम करना हो, डिले आ रहा हो, तो फिर आपको चाहिए इमीडिएट काम कैसे करोगे, इसलिए उसके साथ आपको OITP बताया। ये देखिए होटल बुकिंग सिस्टम। अब होटल बुकिंग सिस्टम में आप देखिए ध्यान से समझ आपकी होटल की बुकिंग करानी है आपने, आप लाहौर में है और ख्वाबों में आप दुबई में जाना चाहें, तो अल्टीमेटली यहाँ से आपने अपना कमरा कराया दुबई के अंदर, फिर आप वहाँ जाके होटल में ठहरोगे और जी को कुछ लिखने वाली अच्छा है तो तुम्हारा किया कुछ नहीं, तो आपने वर्किंग कर ली, आपने सोच लिया, लेकिन आपने जाना अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने एक रूम सेलेक्ट कर लिया, तो आप रूम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अब वो रूम आपके नाम पे एलोकेट हो चुका, लेकिन उसको आप राइटिंग पता क्या कौन है, आप किस तरीके को आएंगे, आपने आपका पासपोर्ट नंबर क्या है वो मालूम उससे बाद में लेनी है। तो पहली मर्तबा जो आपने कमरा देखकर कमरा सेलेक्ट किया था वो क्लिक किया था आपने, तो ये टाइप करिए, उसके बाद आपसे कहता है एंटर योर पासपोर्ट नंबर पे पूरा एंटर करना पड़ता है, एंटर योर डेट्स, आपको डेट बनानी पड़ती है, फलाना तारीख को आएंगे, फलाना तारीख को आप रूम को छोड़ेंगे, उसके बाद कहता है एंटर योर क्रेडिट कार्ड नंबर, तो आपने क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर करते हैं, फिर आपसे कहता है एंटर योर एक्सपायरी डेट ऑफ क्रेडिट कार्ड, और फिर आखिर में आपका वो एक नंबर आपके पास जो आपका लास्ट नंबर होता है वो 3 डिजिट का, वो 3 डिजिट का पूरा आपसे बनता है, OTP नंबर कहते हैं, तो OTP नंबर आपसे बनता है। ये सारा का सारा काम बैच में होता है, बात समझ में सेम आपने एयरप्लेन की बुकिंग कराई, आपको मालूम है एयरप्लेन की बुकिंग क्लिक करके आपने सीट रिजर्व करी है, ये पेमेंट देनी है, अभी पासपोर्ट नंबर एंटर करना है, अभी आप ये भी बताना है कि आपको फ्लाइट चाहिए, फ्लाइट के साथ आपको कितनी फ्लाइट चाहिए, वो सारी मालूमात आपने बाद में देनी होती है। ये सारी मालूमात के बाद कहीं जाके वो फाइनल रिजर्वेशन करता है। ये सारा का सारा नाम आपका OTP थ्रू करना होता है। अच्छा जी, अब इस सिस्टम के फवाइद मैं काम की बात है हाई इसके साथ मुकाबले में एज कंपेयर टू तो प्रोसेस ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन वेरी प्लीज यहां ह्यूज से बड़ा यकमुश नहीं है, यकमुश नहीं है, यानी ये तरकीब एक दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी करते करते बहुत सारी ट्रांजैक्शन को जल्दी कर सकता है, डाटा वेयरहाउस की सारा काम यकमुश करता है, ये याद रखिएगा। कंकरेंसी कंट्रोल मैंने कहा पहले डाटा कंट्रोल की क्या होती है, प्रिवेंटिव कंट्रोल, कंकरेंट कंट्रोल एंड फीडबैक कंट्रोल, यानी ये काम करने के दौरान ही कंट्रोल लगा देता है। तो सपोज मैनी यूजर साइमल्टेनियसली विदाउट डाटा करप्शन, एक वक्त में कई लोग इस पे काम इकट्ठे कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग डबल बुकिंग ऑफ द सेम होटल रूम, तो प्रिवेंट करता है, ये बात आपने कहा नहीं लगा, ये आइसोलेशन पड़ा हुआ है आपने, ये काम तो बेशुमार करेंगे, लेकिन एक रूम होगा तो एक ही बंदा उसको क्लिक, इसलिए बच्चे पहले जो नकली करता है उसको दूसरों के लिए अनविजिबल करता है। तो सुनो मैंने वही देखा चालू है, मैंने वही देखा देख रहे हैं, मैंने क्लिक किया रूम चाहिए तो क्या होगा, इनको इमीडिएटली लिखा हुआ कि रूम नॉट अवेलेबल, या हो सकता है इनविजिबल जाना, और ये कहीं सामने जा रहा था, तो इनको पता लगना चाहिए कि इनके साथ कोई और यूजर इसी वक्त इस रूम को बुकिंग करवा रहा है, क्योंकि आइसोलेशन के अंदर ये नहीं बताएगा कि ये बताएगा कि ऑनलाइन काम कर रहा है, लेकिन जो डाटा को सेपरेट रखता है, इनको मैसेज आ जाता है कि रूम जो है वो बुक हो चुका है, ये कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़ चुके हैं।
जी एटॉमिसिटी क्या कह रहे हैं, एक ट्रांजैक्शन को जल्दी जल्दी मैनेज करता है, ट्रांजैक्शन आर नथिंग और इंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी एंड अ फंड ट्रांसफर इज कंप्लीट फॉर योर। तो यहां एटॉमिसिटी दोबारा वही बात कर रहा है कि या तो दोनों तो काम हो गए सारे ऊपर आपने पैसे भिजवा दिए तो यहां से तो आपके अकाउंट में डेबिट हो गए, लेकिन पब्लिक तो क्रेडिट नहीं हुए तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई, इसी वजह से आपके पैसे आपको वापस आ जाते हैं। बैंक क्या करता है, कुछ बैंक तो जैसे विधान बैंक है 2-3 घंटे में पैसा वापस दिलवा देता है, लेकिन जो नॉर्मल बैंक है 12 घंटे पूरे लेते हैं ट्रांजैक्शन वापस करने में, क्योंकि वेरिफिकेशन करते हो तो ट्रांजैक्शन हुई है, वो देखते हैं कि अच्छा मिस्टर ए के पैसे में से अकाउंट 500 रुपए डेबिट हुए थे और ये जॉन के अकाउंट में जाके 500 रुपए क्रेडिट होते थे, ये हुए कि नहीं हुए, इधर से डेबिट हुए उधर क्रेडिट नहीं हुए, तो वो इस ट्रांजैक्शन को सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के ब्लॉक पे फेंक देता है। और ये एक बंदा वहां बैठता है, उसको सारे को देखता है, वेरीफाई करता है और वेरिफिकेशन में आधा घंटा भी लगता है, वेरिफिकेशन में 12 घंटे भी लगते हैं, 24 घंटे भी लगते हैं, नॉर्मल बैंक में 24 घंटे रखे होते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रांजैक्शन होते हैं, आपके पास वापस पहुंच जाती है, यानी आपके पैसे आपको वापस आ जाते हैं। पहले काम बहुत मुश्किल होता था, जब तक डाटा बेसिस में एटॉमिसिटी नहीं थी, लोग बैंक को चक्कर लगाते थे, लेकिन अब किसी को कभी करना पड़ता, पहले फोन भी करना पड़ता, तो आपकी ट्रांजैक्शन अगर अगले लेवल तक पहुंची, आपने बिल लगाया इलेक्ट्रिसिटी का और वो वापस अकाउंट में जमा होता, आपने करा दिया, क्लिक कर दिया, बैंक ने आपको मैसेज दे दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अचानक आपको मैसेज आया कि आप आपके पैसे डिडक्ट हो गए, लेकिन वहां बिल जमा नहीं हुआ, तो आप देखिए आपको बाद में मैसेज करेंगे, उससे पहले 12 घंटे के अंदर 24 घंटे में पैसे लोग वापस आ जाएंगे, और अगर वापस नहीं आते तो फिर वापस के बाद पहुंच जाएंगे। तो इतना आसान काम रखा है, किसी आज तक पिछले 1.5-2 साल में किसी को इस लेवल से कोई कंप्लेंट नहीं आई। ये इस डेटाबेस का कमाल है, इस सिस्टम का कमाल है। सपोर्ट डे टू डे ऑपरेशन, ये डे टू डे ऑपरेशन को सपोर्ट करता है, एसेंशियल फॉर द कोर बिजनेस फंक्शन, क्योंकि हमें मालूम है कि वो एक एंड ऑफ द डे का काम है, रोजाना कंपनी के काम के वक्त को अपडेट करके कुछ काम दिया जाता है। और फिर सबसे अहम बात वो डेटाबेस डाटा वेयर हाउस खुद से कुछ नहीं करते, जबकि ये सॉफ्टवेयर है, इसमें तो डाटा प्रोसेसिंग करनी है, इसमें तो डाटा मैनिपुलेशन डाटा करना है, जबकि डाटा वेयर हाउस डाटा मैनिपुलेशन नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ डाटा को एक वक्त में सिर्फ रिकॉर्ड करता है और बस उसकी क्लासिफिकेशन कर लेता है, बस इसके अलावा और कोई काम नहीं करता। डिसएडवांटेज ये वजह क्या खबर, ये बड़े एनालिसिस के लिए डिजाइन, छोटे मोटे काम करने के लिए जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एनालिसिस का मतलब आता है समाज है ह्यूज डाटा, ह्यूज रिपोर्ट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स इनटू वन। The complex analytical queries परफॉर्म कर नहीं सकता, ये टोटल सेल पर रीजन फॉर द लास्ट 5 ईयर वुड बी स्लो एंड वुड degrade the performance of the critical transaction system। तो ये काम छोटा करता है, ये पिछले सालों की बातें करना इसलिए मुश्किल होगा, ये मैं नहीं कर सकता। And data is normalized, मुझे मालूम है normalization को अच्छा मुश्किल काम है, तो while good for reducing redundancy, normalized data is complex to query for the report, क्योंकि इसमें normalized data नहीं होगा तो फिर आपकी डाटा की टेबल से डाटा को इकट्ठा करना मैनेज करना इसलिए मुश्किल हो जाएगा। दोबारा एक एनालिसिस कर लेते हैं, लाइक विद लाइक कंपैरिजन, क्योंकि मैंने आपको डाटा ये सवाल आते कंपैरिजन के ऊपर पर्पस रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस। प्लीज दोबारा सुन लें, डाटा वेयर हाउस हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस करता नहीं है, हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस में यूजफुल होता है, ये बात याद रखनी है, मैं बार-बार खास कर रहा हूं, ये खुद से एनालिसिस नहीं करता, इसके डाटा को आगे फर्दर एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डाटा वॉल्यूम स्मॉल और मोर डाटा कम डाटा, लार्ज डाटा और हिस्टोरिकल डाटा पे काम करता है। स्ट्रक्चर हाईली नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, ये है काम की बात, ये आपने पहले नहीं पढ़ी। डाटा वेयर हाउस में नॉर्मलाइजेशन नहीं होती, इसका अपना एक अंदाजा है, नॉर्मलाइजेशन से याद होती है, याद है नॉर्मलाइजेशन को बताया था कि नॉर्मलाइजेशन किसका कंटेंट है, डाटाबेस का, इसकी दुनिया अलग है, ये अपने अंदाज से काम करती है, तो ये डी नॉर्मलाइज्ड डाटा पे काम करती है, ये नॉर्मलाइज्ड डाटा पे काम करता है। अब बातें बहुत जल्दी हो रही, आपकी मुश्किल हो रही, लेकिन मैं एग्जांपल देता हूं। डी नॉर्मलाइजेशन जो है हमने पढ़ा था कि जो नो एसक्यूएल होती है उसमें रिलेशन टेबल नहीं होते, अरे कुछ, और नो एसक्यूएल लार्ज डाटा मैनेजमेंट में इस्तेमाल होती है, और लार्ज डाटा वेयर हाउस का डाटा होता है, वो बिग डाटा होता है, विशाल बात, तो चीजों को इंटीग्रेट करो तो वास्तव में मैनेज काम कहां होता है। तो बेटे अरे बेटे इंडेक्सिंग नहीं होगा, उनका इंडेक्सिंग नहीं करता है, लेकिन उसका अपना अंदाज होता है, हम पढ़ेंगे इसमें फैक्ट टेबल होते हैं और इसके अंदर लिंक टेबल होते हैं, डायमेंशन टेबल कहते हैं, ये अपने अंदाज से काम करता है, इसका काम किसी और डिलीट करना, यहां पर क्या है रीड ऑन, ये अब बात करती बात हुई, तो यहां पर डाटा रीड सेक्शन ऑप्टिमाइज फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरी, कॉम्प्लेक्स क्वेरी के लिए कॉम्प्लेक्स क्वेरी मैनेज नहीं कर सकता, प्लस और लॉन्ग रनिंग लंबी क्वेरी लिखी हुई है, कोई सब याद है इंस्ट्रक्शंस, एक लंबी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है और ये सारी की सारी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेता है। अब दोबारा वापस आइए, मैंने आपसे कहा था चैट जीपीटी सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चैट जीपीटी में आप उसको चाहे तो पूरे पेज की स्ट्रक्चर कर लेता है, ये काम डाटाबेस नहीं करते, डाटाबेस कैसे होती है, बस 2 लाइन की, 1.5 लाइन की, या सेलेक्ट क्वेरी, तो सेलेक्ट क्वेरी में कितने आप काम करते हैं, जबकि उसमें आप चाहे तो चैट जीपीटी में एक जुमला, दूसरा जुमला, तीसरा जुमला, चौथा जुमला, पांचवां जुमला, चाहे डेढ़ पेज दे, अपनी इंस्ट्रक्शन की एंटर करें, सारा पता है और उसके बाद आप काम लेके आता है। यानी कि बात अब आपको हर बात चाहिए, जहां डाटा वेयर हाउस का दिखाएगा बिग डाटा का दिखाना चाहिए, और जहां बिग डाटा का दिखाएगा सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा की मीडियम मांगना चाहिए। यानी कि बात डाटा इंटीग्रिटी, Infosys integrity constraint, यहाँ integrity है, जबकि यहाँ पर focus on data consistency for the analysis। Example use processing online order, analyze share trend over time, मुख्य टाइम के लिहाज से share trend analyze करता है। चलो बात, thank you very much जी जी।